Hello everyone, another video on the super quick revision series for financial reporting new course. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिविजन टेस्ट पेपर फॉर May 2020 attempt, the attempt which didn't happen at all. However, the RTP was still there and that is why it is we know कि पिछले 3 attempt की RTPs important होती है. November 2020 RTP already a separate video in 20 minutes we've covered all 20 questions. In this video again in 20 minutes we'll try to cover all the 20 questions and the objective of these videos are very clear. Quickly cover these particular question, focus on the important concepts which are involved in that question and look at any particular assumption which the institute has taken while solving those questions so that we can use similar assumptions and solutions in our exam if we get any of these questions. Again just to kind of quickly tell you कि हमने नवंबर 2020 की आरटीपी और एमटीपी लाइव डिस्कस करी थी, उसके वीडियो यूट्यूब पे डिटेल डिस्कशन के अवेलेबल है. आई एम श्योर कि अभी आपके पास वो समय नहीं है देखने का, बट जस्ट इन केस इफ यू हैव ऑप्टेड आउट फॉर द 21 जनवरी साइकिल जो डेट इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दी है, यू माइट हैव द लग्जरी टू वॉच दैट इन डिटेल. However, otherwise you can just quickly refer to this particular video meant for all students who have either seen these RTPs earlier and want to quickly revise, refresh it, not seen it but just want to identify क्या question थे एंड देन डिसाइड इनमें से कौन सा क्वेश्चन देखना है, दोनों के लिए रेलिवेंट होगा. इसके लिए मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट इन द व्हाट्सएप पे सेपरेट एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें स्ट्राइकर 3.1 के नाम से हमने इंस्टीट्यूट ने जितने क्वेश्चंस पिछले 2 साल में ऐड किए हैं सारे क्वेश्चंस की एक अलग से क्वेश्चन बैंक बनाई है, जिसके डिटेल डिस्कशन वीडियो और एक रिवीजन वीडियो जिसमें कुछ 2 आवर्स में हमने सारे वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, विच हैज़ बीन शेयर्ड विद ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन आवर क्लासेस. So that is something if you have already referred, I don't think there's a need to refer this particular video. ये सिर्फ तब देख सकते हो आप जब आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिकली एक बार क्विकली 20 मिनट में रिवाइज करना है. और डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प क्वेश्चन वाइज दे दूंगा, आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू दैट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन ऑन the revision test paper questions. Again May 2020 is what we are talking about. And days 2 inventory valuation का basic सा question है, nothing much involved in this particular question except the fact कि इसमें आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालना है. फीफो मेथड इसमें यूज़ किया गया. सभी क्वेश्चन में आपको ध्यान में यही चीज़ एक रखना पड़ती है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को आपको नॉर्मल और एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज हायर से पर यूनिट में कन्वर्ट करना है. बाकी सब पर यूनिट कॉस्ट आपको दी जाती है, उन सबको ऐड करके आप इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लीजिए. और क्योंकि फीफो मेथड दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स वर्ल्ड में मान लो ओपनिंग स्टॉक पहले इशू हो गया है और जो भी इन्वेंट्री बची है वो करंट ईयर की परचेज में से ही बची है. इंडेज 7 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है. कैश फ्लो के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में एक्सपेक्टेड कम होते हैं, बट क्योंकि एमटीपी आरटीपी इतनी बार आ रहे हैं, आई एम जस्ट गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि कभी एग्जाम में इस बार पूछना ले. दिस इज़ वन गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दी गई है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 साल का और बैलेंस शीट 2 साल के फिगर्स दिए हुए हैं. आपको बहुत अच्छे से मालूम है कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जिस मेथड से आपको यूजुअली क्वेश्चन अगर साइलेंट तो कैश फ्लो बनाना है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पीआरएल दिया हुआ है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर आप एडलेस करते हो सारी नॉन कैश आइटम्स और आप एडलेस करते हैं सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस और फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करते हो. इस क्वेश्चन में जो स्पेशलिटी है वो ये है कि एक बिजनेस एक्विजिशन हुआ है, तो जब आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करोगे तो उसमें पहले आपको ये देखना है. जस्ट टेक एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस. इन्वेंट्री 4000 की हमने एक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 74,000 में एक्वायर किया और उसकी इन्वेंट्री 4000 की मेरे पास आई है. चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हम जो कंसिडर करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप देखिए यहाँ पे 2001 और 2002 करंट ईयर बाद में दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री मेरी 5000 से कम हो गई है. तो इफेक्टिवली मैं ये मानता कि दिस इज लीडिंग टू और दिस शुड लीड टू अ कैश इनफ्लो ऑफ 5000 रुपीज़, बट ऐसा नहीं है. आपको ये मानना होगा कि 35,000 रुपीज़ की आपकी इन्वेंट्री एज सच देखा जाए तो आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है जिसकी 4000 की इन्वेंट्री है. यानी एक तरह से आपकी इन्वेंट्री 35 से 39 तो बिजनेस एक्विजिशन के कारण ही हो गई. और अब आप 30,000 पे आ गए हो, यानी कि इफेक्टिवली देयर इज अ 9,000 रुपीज़ ऑफ इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री अंडर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. यानी आपको यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट एडजस्ट बिजनेस एक्विजिशन में जो जो करंट एसेट्स लाइबिलिटीज आपकी आई है उसका एडजस्टमेंट देने के बाद आपको फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालना है. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. सेकंड, जो भी पीसी आपने पे किया है ऑब्वियसली बात है ये आपका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होगा, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई कंपनी एक्वायर करते हो तो उसकी कैश भी आपको मिलती है. तो जो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होगा दैट विल बी बेसिकली द पीसी पेड इन कैश माइनस एनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एक्वायर्ड. इस क्वेश्चन में 2000 की कैश इक्विवेलेंट्स आपके पास आई है. इसका मतलब नेट 72,000 रुपीज़ को आपको इन्वेस्टिंग आउटफ्लो शो करना पड़ेगा. इसके अलावा
ट्रेड रिसीवेबल चेंज मैंने आपको बता दिया, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। कैश का एडजस्टमेंट समझा दिया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,10,000 की खरीदी है तो आप उस एंगल से इसको देख सकते हो कि 80,000 प्लस 1,10,000 और अब हो गई है 1,60,000 रुपीज़ की। और डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंस है तो ठीक है, अदरवाइज कोई परचेज सेल होगी। ये करंट लाइबिलिटी आपका वर्किंग कैपिटल में जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको कैश फ्लो निकालने में काम आएगा। तो आप देखिए कि आपकी एज सच लॉन्ग टर्म डेट 64 से 1 लाख हो गई है और 36,000 का इंक्रीज प्योरली इसके कारण है। तो कोई इसमें कैश फ्लो यानी फ्रेश एक्विजिशन नहीं है। गुडविल का एज सच कोई इम्पैक्ट कैश फ्लो पे नहीं आएगा। टोटल पीसी हमको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंडेस 10 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और 37 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी कंटिजेंट एसेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी कंट्रोल इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करती है और ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया है पर टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा जाता है। कहा गया है कि टर्नओवर के 15 दिन यानी 31 मार्च के 15 दिन में आपको एप्लीकेशन फाइल करना होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने एप्लीकेशन जो फाइल करी है वो 15 अप्रैल को फाइल करना थी इन्हें एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने 20 अप्रैल को फाइल करी है यानी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद। लेट फाइल करने से होता यह है कि इट बिकम्स ऑन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डिपार्टमेंट वेदर दे वांट टू गिव द ड्यूटी ड्रॉबैक और नॉट, यानी मिल सकता है बट डिस्क्रिशन डिपार्टमेंट का हो जाता है। और सरकार ने फाइनली 28 जून को दे दिया ड्रॉबैक कि चलो ठीक है, अब काम तो किया है, थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं, दे दिया। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके अप्रूव हुए हैं और उसकी डेट आपको दी हुई है दैट इज़ ऑन 26 जुलाई, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद अप्रूव है। क्वेश्चन ये उठता है क्या मैं ड्यूटी ड्रॉबैक को करंट ईयर, तो मेरा जो करंट ईयर है दैट इज़ बेसिकली 2001-2 में अकाउंट फॉर कर सकता हूँ या 2-3 में अकाउंट फॉर करेंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये कंटिजेंट सेट है। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलना है वो तभी आप रिकॉग्नाइज करोगे व्हेन इट इज़ वर्चुअली सर्टेन एट द बैलेंस शीट डेट दैट यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट और रियलाइज इट। सॉरी, बैलेंस शीट डेट पे क्या ये सर्टन था? नहीं, क्योंकि एज सच इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट भी एक ऐसी इवेंट है जिसमें आपने लेट फाइल किया जिससे वो डिस्क्रिशनरी हो गया। दैट इज वाई कंटिजेंट सेट को आप एक्सक्यूज मी 2001-2 में रिकॉग्नाइज ना करके 2002-3 में रिकॉग्नाइज ही करेंगे क्योंकि आपकी एप्लीकेशन लेट फाइल हुई है। ये इसका आंसर होगा। व्हाट इफ टाइप की चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चंस पर से, वो हमने जो डिटेल डिस्कशन किया उसमें हमने की है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 200 का आपका कॉस्ट था, 80 रुपये का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 साल की लाइफ है, 4 साल हो चुके हैं, इसलिए 20 × 480 नेट कैरिंग अमाउंट ये है और फेयर वैल्यू हमने 150 मेजर की है। आपको पूछा गया है कि कंपनी रिवैल्यूएशन को कैसे अकाउंट फॉर करेगी और उसका डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद कितना होगा। दो मेथड होते हैं रिवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर करने के। एक मेथड में हम क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रॉस अप कर देते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको आज नई एसेट की कॉस्ट दी हुई है तो हम पहले नई एसेट की कॉस्ट पे उसको वैल्यू कर लेंगे। इनफैक्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट सपोज दिया जाता है कि आज ऐसी नई एसेट 250 की आती है तो ये 250 कर देते, ये 150 होता तो बचा बैलेंसिंग फिगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिम डाल देते, पर ऐसा नहीं होता है। तो आप सिंपली देखो 120 का 150 यानी 1/3 से बढ़ गया है, तो आप सब चीज़ों को 1/3 से बढ़ा दीजिए। सॉरी 1/3 बोल दिया, 1/4 से बढ़ गया है मेरा। तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू इंक्रीज ऑल दीज फिगर्स बाय 1/4। दिस इज वन अप्रोच। तो ये 250 हो जाएगा, ये इफेक्टिवली, ओ माय गॉड, सेम फिगर्स आ गए आपके, और ये 150 हो गया। या दूसरी अप्रोच है, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पहले ऑफसेट कर दीजिए ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से, तो आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगा अब यहाँ पे 120 और फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस 30 का बुक कर लीजिए। दोनों ही केस में आपका जो रिवैल्यूएशन गेन 30 का है वो OCI/NR में जाएगा। दोनों ही केस में आपका डिप्रिसिएशन जो होगा वो आने वाले समय में 150 ऑन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years 25 पर annum से चार्ज होगा। पूरा PRL से जाएगा, OCI से डिप्री एडजस्ट नहीं होगा। चलिए, इंडेस 28 का क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया है पी की दो होली ओन्ड सब्सिडरीज है एक्स और वाई, और each of which has an associate stake in entity Z. X is a venture capitalist, Y is not. और आपको बोला गया है कि X और Y तो दोनों सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में FVTPL और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी मेथड से अकाउंट फॉर करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है P कैसे अकाउंट फॉर करेगा इन्वेस्टमेंट इन Z को अंडर 3 डिफरेंट सिनारियोज। गुड क्वेश्चन। पहले सिनारियो में 25 और 20 का स्टेक है, सेकेंड सिनारियो में कहा गया है 10-10% स्टेक है, और थर्ड में कहा गया है दैट द स्टेक इज 30 and 10। अब इस केस में आपको बोला गया है कि आप कैसे अकाउंट फॉर करोगे, किसको कहा गया है, पी को। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेरेंट पी के लिए एक्स और वाई के थ्रू जेड पे क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तीनों केसेस में आ रहा है, भले ही इंडिविजुअली एक्स के थ्रू आए ना आए, वाई के थ्रू आए ना आए, तीनों केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, इसलिए जेड पी की एसोसिएट हर केस में है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पी जेड को कैसे वैल्यू करेगा। तो
अगर आपका इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट म्यूचुअल फंड टाइप की एंटिटीज के थ्रू होल्ड होता है तो आपके पास एक ऑप्शनल एग्जाम्पशन होता है कि आप उसे FVTPL पे मेजर कर लीजिए. If you want to use that optional exemption, in that case you can measure it at FVTPL irrespective of the fact कि ये जो इन्वेस्टमेंट का हमारा लेग है इसके इंडिपेंडेंटली आप इससे जेड को एसोसिएट बना पा रहे हो या नहीं. यानी आपको ये देखना ही नहीं है कि इंडिपेंडेंटली एक्स के थ्रू ये मेरी एसोसिएट है या नहीं है. पी का रिश्ता जेड के साथ एसोसिएट का है, फिर वो एक्स और वाई के थ्रू इंडिविजुअली हो या कॉम्बिनेशन में, कंबाइंड फॉर्म में, कंसोलिडेटेड फॉर्म में. तो हर केस में आपका आंसर क्या होगा कि पी जेड को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ए इक्विटी मेथड से अकाउंट फॉर कर सकता है, बी वो चाहे तो वाई के थ्रू जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसे इक्विटी मेथड से अकाउंट फॉर कर ले, भले ही वो 20 से 10% हो जाए, और जो उसने एक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है वो उसे FVTPL पे मेजर कर सकता है बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पशन गिवन that if you have your investments in associates through mutual fund, venture capitalist kind of organizations, you have the option to measure it at FVTPL and consolidated financial statement instead of consolidating it under Ind AS 28 using the equity method. Ind AS 37 provision contingent liabilities contingent assets का हमारा क्वेश्चन है. 1000 टेलीविजन सेट 2 मिलियन में हम सप्लाई करने वाले थे, कॉस्ट बढ़ के 2.5 मिलियन हो गई है, और अगर नॉन परफॉर्मेंस किया तो 0.25 मिलियन की पेनल्टी लगेगी. क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो चुका है? हाँ, बिकॉज द एस्टिमेटेड बेनिफिट से ज़्यादा इसकी कॉस्ट टू फुलफिल हो चुकी है. ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन कितना बनाते हैं? लोअर ऑफ द पेनल्टी, दैट मीन्स द एग्जिट प्राइस और द एस्टिमेटेड लॉस. एस्टिमेटेड लॉस इज 0.5 मिलियन, एग्जिट प्राइस इज 0.25, तो एग्जिट प्राइस एज इन द पेनल्टी का 0.25 का हमें प्रोविजन बना देना चाहिए. सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है. 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ABCD और E, और आपको सबके प्रॉफिट और लॉस दिए गए हैं और बोला गया है कि क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के बेसिस पे बताइए कौन से रिपोर्टेबल होंगे. पहली चीज़ यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस दिए हैं तो हम उसी बेसिस पे क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाल पाएंगे और एक डिस्क्लोजर दे देंगे भाई रेवेन्यू असेट्स और एंटरप्राइज रेवेन्यू प्रोपोर्शन मेथड से हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है. सेकेंड, क्योंकि यहाँ कंपनी प्रॉफिट में है तो हमें क्या करना है, तो नॉर्मली रूल क्या होता है, सम टोटल ऑफ सेगमेंट्स इन प्रॉफिट, सम टोटल ऑफ सेगमेंट इन लॉस, दोनों में जो भी ज़्यादा है उसका 10% हमारी थ्रेशोल्ड है. उससे ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में जिसका भी प्रॉफिट और लॉस है वो रिपोर्टेबल है, उससे ज़्यादा या उसके बराबर. क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है तो हमें सिर्फ प्रॉफिट का टोटल देख लो, वही ज़्यादा होएगा. तो ये तीनों का टोटल अगर मैं लगाता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 8280, 8280, 10% 828, 828 से ऊपर जो है वो रिपोर्टेबल, यानी ये भी एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना है. सेगमेंट ए छोड़ के सारे रिपोर्टेबल हो जाएंगे. इंड AS 111 joint arrangements. In this particular question what they have done is AB लिमिटेड एंड BC लिमिटेड एक जॉइंट अरेंजमेंट बनाते हैं PQR. ये सेपरेट व्हीकल है, एज इन सेपरेट एंटिटी है, पर ये कहते हैं कि दोनों पार्टी का असेट्स और ऑब्लिगेशंस यानी लाइबिलिटीज पर अधिकार है. इसका मतलब नेट असेट्स पे नहीं है. हेंस इन्होंने कहा है कि हेंस ये अपने आप में एक जॉइंट ऑपरेशन है और जॉइंट वेंचर नहीं है. अब जॉइंट ऑपरेशन में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगता है, यानी आपका जिस असेट में जितना प्रोपोर्शन स्टेक है आप उतना ही अपनी बुक्स में लेके आते हो. इन्होंने बोला है दोनों का 50% स्टेक है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि AB के पास बिल्डिंग नंबर 1 का पूरा राइट है और जो PQR को डेट पे करनी है वो भी पूरी AB को पे करनी है. इस बेसिस पे इन्होंने पूछा है कि AB PQR के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेगा. तो देखो, बिल्डिंग 1 पूरी 240 पे ले लेगा, इसमें उसका आधा राइट है तो 120, इसमें उसका 50% राइट है 20, इक्विटी छोड़ दीजिए. डेट ओड पूरी हमारी ऑब्लिगेशन है 240, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन 50% है तो 50, ये हम हमारी बुक्स में लेके आ जाएंगे. बस इतना आपको इस क्वेश्चन में बताना है. इम्पेयरमेंट इंड AS 36. ओके, बेसिक क्वेश्चन है. ऐसा हमने सिमिलर क्वेश्चन अभी हमारी प्रीवियस RTP MTP नवंबर 2020 में भी देखा है. क्वेश्चन इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन से रिलेटेड है. कहा गया है आपको फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए हैं और इनकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 69% डिस्काउंटिंग रेट से. नॉर्मली इंस्टीट्यूट 2 डेसिमल तक आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर्स यूज़ करता है और दे देता है आजकल एग्जाम में यूजुअली वो डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और उसको कंपेयर कर लीजिए, वो वैल्यू यूज़ हो जाएगी. नेट सेलिंग प्राइस यहाँ पे 6 लाख माइनस 96,000, जो भी ज़्यादा है उसे आप मान लीजिए कि आपका रिकवरेबल अमाउंट है. कैरिंग अमाउंट से वो कम है तो डिफरेंस को इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दीजिए. लॉस PRL से बुक करना, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस 36,000 का पड़ा है तो पहले आप उससे सेट ऑफ कर सकते हो. एक्सेस लॉस जो है वही PRL में जाएगा. और इसके बाद में आपको क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिकेट किया है कि हम आपको लॉस के लिए कंपनसेट करेंगे. क्योंकि इंडिकेशन है इसलिए ये कंटेंजेंट असेट हमारे लिए अभी वर्चुअली सर्टन नहीं है तो अभी हम इसे रिकग्नाइज नहीं करेंगे. जब मिलेगा या सर्टनिटी आ जाएगी, कंफर्मेशन आएगी, तब रिकग्नाइज करेंगे.
फाइनेंशियल असेट्स इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन इंडेक्स 32 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है 4,80,000 के हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो वी आर द इशूअर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 4% है और इंटरेस्ट 19,200 हर साल पेबल है। और कहा गया है कि ये रिडीमेबल है 50% प्रीमियम पे। आप देखो 480 का 720 पे, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली इसमें ज़्यादा आएगा और ये दिया हुआ है 18% है। अकाउंटेंट ने क्या किया है, उसने बोला है कि जो पैसा मिला है उसे इक्विटी मान लिया क्योंकि शेयर्स है, लीगली ये ऐसा है। और उसने जो इंटरेस्ट पे किया है उसको हमने डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट कर दिया है। तो ये पूरी अकाउंटिंग गलत है। आपको एसीएम मेथड से इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानना है क्योंकि रिडीमेबल है और इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि फ्यूचर कैश फ्लोज जो कि होंगे 4,80,000 का 4% फॉर द नेक्स्ट 2005, 6, 7, 7, 8 3 साल के लिए, एंड देन 7,20,000 की प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड ईयर का एन्युटी फैक्टर सॉरी डिस्काउंटिंग फैक्टर आप ले लोगे और इसके बेसिस पे यू विल हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। जो आपकी इनिशियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी होगी उस पर 18% का ब्याज लगेगा, वो पीआरएल में एक्सपेंस जाएगा, माइनस 19,200 जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आएगी। और जो रिटेन्ड अर्निंग्स में आपने डेबिट किया डायरेक्टली उसको क्रेडिट कर दीजिए और जो एक्चुअल इंटरेस्ट हमने 18% से निकाला है उसको आप एक्सपेंस बुक कर दीजिए, कैरिंग अमाउंट निकल जाएगा। चलिए इंटैंजिबल असेट्स और इम्पेयरमेंट 38 और 36 का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक सीनियर इंजीनियर है XYZ, वो कोई इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कर रहा है और 1 जून को अप्रूवल मिला है। टोटल कॉस्ट 18 लाख लगी है इस साल में, तो आप अप्रैल में 2 महीने की कॉस्ट आपकी अप्रूवल से पहले की रिसर्च फेज की मान के पीआरएल में डाल दीजिएगा। 3 लाख 15 लाख से कैपिटलाइज कर दीजिए। 780 में कोई खरीदने को तैयार है पर उसे लगता है 12 लाख रुपए वो परपेचुटी में उसकी बेनिफिट निकाल सकता है। और इसमें कहा गया है कि कोई एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ने जो कहती है 9,60,000 वैल्यू है। इंस्टीट्यूट ने इसमें अजम्पशन लिया है कि 960 सबसे ज़्यादा अपने आप में रीजनेबली रिलायबल वैल्यू है, तो वो 20 ले लिया है। तो जो आपका कॉस्ट आया है 15 लाख का, उसको 9,60,000 से आपने कंपेयर करके या जो भी कॉस्ट इसमें कैलकुलेट हुई है इंटैंजिबल एसेट की 10 महीने की आपने जो कॉस्ट इनकर करी है उसको 9,60,000 से कंपेयर कर दिया आपने, तो इफेक्टिवली 540 या जो भी आएगा वो इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर आरटीपी एमटीपी में कवर किया गया। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लान असेट्स की और आपकी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस की आपको वैल्यू दी गई है। करना आपको कुछ नहीं होता है, ओपनिंग वैल्यू प्लस करंट सर्विस कॉस्ट को लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन में जोड़ोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग द ईयर को प्लान असेट्स में जोड़ोगे, पेमेंट कुछ किया है तो प्लान असेट से भी कम होगा और ऑब्लिगेशन भी कम होगी। फिर इंटरेस्ट आपको ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर के इन्वेस्टमेंट्स या रीपेमेंट मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं तो आपको एडजस्ट करके निकालना है। अगर एंड ऑफ द ईयर दिया है जो नॉर्मली क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट में देता है तो सीधे ओपनिंग वैल्यू पे परसेंटेज लगा दीजिए और उसके बेसिस पे यू विल हैव द इंटरेस्ट इनकम ऑन प्लान असेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन दी ऑब्लिगेशन। इन सब का नेट टोटल आपका कैरिंग अमाउंट होगा, फेयर वैल्यू गिवन होगी, जो डिफरेंस होगा वो लाइबिलिटी का एक्चुरियल गेन लॉस, असेट्स का फेयर वैल्यू गेन लॉस। ये अमाउंट मेजरमेंट गेन लॉस के नाम से नेट OCINR में चले जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, करंट सर्विस कॉस्ट, कोई कर्टेलमेंट सेटलमेंट क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो ये सब आपकी पीआरएल में चली जाएगी। बैलेंस शीट में आपको ऑब्लिगेशन नेट ऑफ असेट्स, नेट वैल्यू से लाइबिलिटी शो करना होगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे बेहतर क्वेश्चन नवंबर 2020 में दिए गए। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है। 2 ग्रांट आपको मिली है 1 लाख रुपए की। पहली ग्रांट क्लीन रिवर प्रोजेक्ट की है जिसमें रिसर्च करना है आपको केमिकल वेस्ट का इंडस्ट्रियल एरिया में। कोई मेजर स्टेप कंप्लीट किए नहीं है रेनबो ने इस रिसर्च के लिए। इंस्टीट्यूट ने 2 अल्टरनेट आंसर दिए हैं, इसमें एक में अज्यूम किया है कि आगे हमें कुछ करना नहीं है तो इनकम बुक कर लो, दूसरे में बोला है कि आगे हमें कुछ करना होगा तो अभी लाइबिलिटी डेफर्ड इनकम के नाम से बुक कर लो और आगे जब करेंगे तो कॉस्ट के प्रोपोर्शन में इनकम सिस्टमैटिकली बुक कर लेंगे। दूसरा का है कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड हमें ग्रांट मिली है तो क्या करते हैं, कोई भी कोई भी ग्रांट अगर आपको कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड मिलती है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे कॉस्ट से कम कर दीजिए या फिर डेफर्ड इनकम बुक कर लीजिए और डेप्रिसिएशन या कोई भी रीजनेबल प्रोपोर्शन में आप उसे इनकम में ट्रांसफर करते जाएं। जब भी डेफर्ड इनकम में बोलूँ तो ध्यान रखना बैलेंस शीट में जितना डेफर्ड इनकम का अमाउंट है वो लाइबिलिटी दिखती है। सितंबर में कोई फ्लड आए थे फैक्ट्री के आसपास, प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ था 3 महीने के लिए। गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन पैकेज अनाउंस किया है, हमें भी कॉम्पनसेशन का एलिजिबिलिटी है। 30 जून तक एप्लीकेशन फाइल करनी है। 31 मई को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गए, एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई है। कंटेंजेंट असेट है, अभी आप बुक नहीं करोगे एसेंशियली।
और ऐसे भी एक भले ही गवर्नमेंट ग्रांट इंड एस 20 कवर करता है, तो जब तक हमारी वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन नहीं होती है इनफैक्ट, और कंडीशंस फुलफिल करने की सर्टेनिटी नहीं होती, हम बुक नहीं करते. इनफैक्ट आई शुड नॉट से वर्चुअल सर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी टू रियलाइज द मनी एंड कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड. यहाँ पे क्योंकि फॉर्म ही अभी फाइल नहीं हुआ है, रीजनेबल सर्टेनिटी अज्यूम करना गलत होगा, हेंस अभी आप इसे इनकम बुक ना करें इस साल. चलिए, इंडियस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गामा पेरेंट कंपनी है. इट्स वन गुड क्वेश्चन, और इसकी 100% सब्सिडरीज हैं, विच इज़ बेसिकली जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड. जो 60% और 40% डी लिमिटेड जी डी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है, और इन टर्न इसकी एक 100% सब्सिडरी है डेल्टा लिमिटेड. क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जीडी लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने का एक्सेप्शन ले सकती है. इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी को एग्जाम्पशन कब दिया जाता है, जब ए उसकी होल्डिंग कंपनी अगर 100% होल्डिंग है तो दैट्स अबाउट इट. 100% नहीं है तो फिर जो अदर शेयर होल्डर है उनको हमें पूछना पड़ता है कि हम नहीं बनाएंगे, तो कोई आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है उस पर्टिकुलर केस में. तो अगर आपकी पेरेंट एंटिटी, if it is not a 100% subsidiary, then in that case you'll have to seek permission from the others, and they do not object. Condition number 1. Second, you're not listed or in the process of listing. And third, your ultimate parent company or the parent company is preparing and presenting consolidated financial statements. If these all three conditions are satisfied, you are exempted from preparing consolidated financial statements. यहाँ पे देखा जाए तो गामा लिमिटेड is ultimately a 100% पेरेंट कंपनी एंटिटी और होल्डिंग कंपनी ऑफ जीडी लिमिटेड. तो उस एंगल से क्योंकि गामा लिमिटेड 100% पेरेंट कंपनी है, और अगर वो नहीं और जीडी लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर नहीं बनाना चाहती है तो वो ना बनाए, उसको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अज्यूमिंग वो लिस्टेड नहीं है. पर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर गामा लिमिटेड की जगह ये मिस्टर एक्स होते तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता. तो फिर उस केस में आई एम नॉट अ 100% सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी, बट इट इज़ एन इंडिविजुअल. इनफैक्ट आई एम अ 60% सब्सिडरी ऑफ जी लिमिटेड. तो फिर मुझे अदर शेयर होल्डर यानी डी लिमिटेड से पूछना होगा, और वो ऑब्जेक्ट ना करे तो फिर मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा. ये आपका आंसर होगा. इंड एस 33 ईपीएस का क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट अभी तक तो इसके बेसिक तरह के ही क्वेश्चंस पूछ रहा है. लेट्स सी इस बार इस टाइम में क्या होता है. जेबी लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, और ये क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई दिया हुआ है. ध्यान रखना ईपीएस में हम क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल पेरेंट का आता है, इसलिए हम प्रॉफिट्स भी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट लेते हैं, यानी एनसीआई के शेयर को नहीं लेते. तो हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है. इसमें भी हम ओसीआई कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ 39,000 का फिगर इंपॉर्टेंट है न्यूमरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें कहा गया है कि हमारे पास 20 करोड़ शेयर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर से थे, 5 करोड़ 1 जुलाई को पूरी वैल्यू पे इशू किए. तो आप वेटेड एवरेज निकाल लीजिएगा इसका. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 8 करोड़ के हमने इशू किए. ये कन्वर्टेबल नहीं है, फुल ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग थे. तो इस पे जो भी डिविडेंड अगर बांटा होगा, डिस्क्रिशनरी है तो अगर बांटा होगा तो आप माइनस कर दीजिएगा 39,000 के प्रॉफिट से. क्योंकि डिस्क्रिशनरी है तो प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ होगा, रिजर्व से एडजस्ट हुआ होगा. अगर ये कंपलसरी होता तो हम अज्यूम करते कि ये लाइबिलिटी के नेचर का, और ये ऑलरेडी प्रॉफिट्स जो गिवन है उसमें से माइनस हो चुके हैं. और ये एक 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर है. 18 करोड़ का जो रिपेबल एट पार है, यानी कन्वर्टेबल और रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर अपन मान ले. इंटरेस्ट हर साल पेबल है, और दिया हुआ है कि होल्डर के ऑप्शन पे है. और 1 अप्रैल 2001 को मार्केट रेट 8% है और प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है. तो इट्स एक्चुअली अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा. तो आप फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 8% से डिस्काउंट करके निकालोगे, और उसके ऊपर 8% आपका इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा. तो जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे आप, तो डाइल्यूटेड ईपीएस में वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे 30% पोस्ट टैक्स सेविंग मानते हुए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू बेसिकली एड बैक, और पोस्ट टैक्स सेविंग आपके न्यूमरेटर में उतनी एड बैक होगी. नॉमिनेटर में जितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है उतना निकालना होगा, और इससे डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा. ऑर्डिनरी डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है. प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड पे किया है वो बेसिक ईपीएस में ही माइनस हो जाएगा. तो बेसिक ईपीएस में 39,000 माइनस 0.05 इंटू प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं आपके, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. डाइल्यूटेड ईपीएस में पोस्ट टैक्स सेविंग एज पर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रीटमेंट देके हम अकाउंटिंग करते हैं, उसमें जो हमारी बुक में एक्सपेंस बुक हुई है इंटरेस्ट कॉस्ट की, पोस्ट टैक्स उसको ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा वो ऐड कर देंगे. इंड एस 8 accounting policies changes in estimates and prior period items से related question है. Again decent fine question.
दो इश्यूज हमने देखे हैं 31 मार्च 2003 में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। पहला, कोई लाइबिलिटी को हमने नॉन करंट क्लासीफाई कर दिया है 2002 में, जबकि 2003 में मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि इट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट, यानी ऐसा नहीं अब करंट हो गई है, पहले नॉन करंट थी। ऐसा होता तो कुछ भी नहीं करते, ये बोल रहे हैं पहले ही नॉन करंट नहीं थी, ये पहले से ही करंट थी। तो क्या करना चाहिए? तो 2002 में आप इसे एरर मानते हुए करेक्ट कर दीजिए और आप इसे करंट क्लासिफाई कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये उससे भी पहले से चली आ रही है और मटेरियल वैल्यू की है, तो फिर आपको प्रीवियस ईयर की एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होगी और उसमें आपको बताना होगा कि वहाँ पर भी इसे आपको करंट दिखाना पड़ेगा। दूसरे केस में बोल रहे हैं मैंने कोई खर्चा फाइनेंस से एक्सपेंस बुक कर दिया, जबकि एक्चुअल में उसे क्लासिफाई अदर एक्सपेंस करना चाहिए था, तो ये भी एरर है। प्रीवियस ईयर में आप इसे रिक्लासिफाई करोगे, नोट दोगे, एक्सप्लेन करोगे, पर इसमें प्रीवियस ईयर की कोई ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बट डिसेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इंडिया 21 फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। 1 अप्रैल 2001 मेकर लिमिटेड रेज्ड अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। तो हमारे लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, जिसमें 6 मिलियन फॉरेन करेंसी लोन नोट्स एट पार हमने रेस किए, और इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी 2 लाख लगी है। तो 60 लाख माइनस 2 लाख 58 हमारा नेट इनफ्लो हुआ है। 6 लाख का अर्जा हम इंटरेस्ट पे करेंगे, और लोन इज़ रीपेबल एट अ प्रीमियम एंड द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट लोन 12% दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 58 लाख पे 12% से एक्सपेंस बुक कर लीजिएगा। सारे के सारे टेबल के कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में करना, और रेट्स में आपको बता देता हूँ। जब लोन लोगे तो स्पॉट रेट पे मेजर करना, इंटरेस्ट को एवरेज रेट पे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर अक्रू होता है ऐसा मानते। पेमेंट आपने किया है वो स्पॉट रेट से, और क्लोजिंग वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो क्लोजिंग रेट से, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है। जो भी डिफरेंस आएगा गेन लॉस का वो पीआरएल में डाल दीजिएगा, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस के नाम से। सिंपल क्वेश्चन है। इंडेस 115 से रिलेटेड यहाँ पे मल्टीपल केसेस दिए हुए हैं। अनदर गुड क्वेश्चन देखिए। पहला क्या है कि हमने एक 2 मिलियन में मशीन बेची है, 90 दिन में अमाउंट पेबल है, और हमें ऐसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन में कि पूरा अमाउंट कस्टमर शायद नहीं देगा, निगोशिएट करता है, और ये 1.75 तो दे ही देगा। हमने इसलिए बेच भी दिया क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल तो 1.5 ही है, बहुत कम है। हाईली प्रोबेबल है कि 1.75 कलेक्ट हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्राइस हम क्या लेते हैं, तो जब भी आपको लगता है पैसे कम ज़्यादा मिलेंगे तो जो मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट होता है उसे मान लेते हैं। यहाँ पे 1.75 है तो वही ट्रांजैक्शन प्राइस है, क्योंकि हाईली प्रोबेबल है पैसा आ जाएगा, तो मान लेंगे कि कंडीशन जो 5 होती है कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू रिकग्नाइज करने की, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। सो देयर ऑल्सो वी डोंट हैव एन इशू। तो 1.75, उससे ज़्यादा मिल गया तो एक्सेस इनकम बुक हो जाएगी। वॉल्यूम डिस्काउंट है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने एक पीरियड में, डिपेंडिंग ऑन किस स्लैब में आप डिपेंड करते हो, आपकी प्राइस रेट्रोएक्टिवली एडजस्ट कर ली जाएगी। इसमें हमें लग रहा है कि वो 2.8 मिलियन, यानी ये वाले ब्रैकेट में बैठेगा, उस पीरियड में इतना माल खरीदेगा। पर जो पहला माल उसने उस पीरियड में खरीदा है वो सिर्फ 7 लाख है, यानी इसलिए उन्होंने उससे 100 रुपये ले लिया। तो इनकम कितनी बुक करोगे? तो आप 90 के हिसाब से इनकम बुक करोगे, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन प्राइस मोस्ट प्रोबेबल जो है वो लेना है। मिले आपको 100 है तो बचे हुए 10 को आप एक डिफर्ड लाइबिलिटी बुक कर दीजिए। अगर आगे कुछ भी सेल उसने नहीं करी और उसकी प्राइस 100 ही फाइनल रही, तो बचे हुए को आप इनकम ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी ट्रांजैक्शन प्राइस पूछिए तो हम बोलेंगे भैया वो तो 90 है मोस्ट प्रोबेबल। इलेक्ट्रिक रेजर्स में बेचता हूँ 50 रुपये पे, और उस पर 10 रुपये का मैं क्या देता हूँ, एक कूपन देता हूँ, डिस्काउंट कूपन, और मुझे लगता है 25% लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो 2.5 रुपये की कॉस्ट वैल्यू हो गई उसकी। तो आप 50 में से 2.5 रुपीज़ की लाइबिलिटी बुक कर दो, 47.5 की सेल बुक कर दो, अज्यूमिंग ये डिस्काउंट कूपन सब्सटेंसिव है। कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 रुपये में गुड्स को सेल करने का, और प्राइस प्रोटेक्शन है कि भैया तुझे कहीं पे भी इससे कम पे मिल गया ना तो हम तुझे रिफंड कर देंगे, और हमें लगता है 5% तो डिस्काउंटिंग करना ही पड़ती है, आगे पीछे इतना पैसा देना पड़ जाता है। अगर ऐसी केस है और सिचुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली ऐसी सिचुएशन में क्या करना, इन सच केसेस आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल प्राइस है आप वही प्राइस को क्या मान लीजिएगा, दैट इज़ बेसिकली द प्राइस विच विल ट्रीट एज द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो उस लॉजिक से आप बोल सकते हो कि 950 मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई है। बचा हुआ 5% वही लाइबिलिटी बुक हो जाएगी। इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट स्टॉक अप्रिसिएशन राइट का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसके मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें 1 जनवरी 2005 को इशू किया गया है, और 31 दिसंबर 2006 को ये स्कीम खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 2 साल का आपका एक्सरसाइज पीरियड है, ये वेस्टिंग पीरियड है। 10% लग रहा है एम्प्लॉई छोड़ के जाएंगे, टोटल 40 एम्प्लॉई है, तो 36 पे प्रोविजन बनाओगे। फर्स्ट ईयर में प्रोविजन कितना बनाओगे? 12 फेयर वैल्यू ईयर एंड पे, 36 एक्सपेक्टेड एम्प्लॉई है, वेस्टिंग पीरियड आपका 2 साल का है, और ऑप्शंस आपने 1000 दिए। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? फेयर वैल्यू 8 हो गई है, 36 एम्प्लॉई इसमें रहे हैं फाइनली,
और ये 2/2 2 साल पूरे हो गए और 1000 ऑप्शन, इतना आपका टोटल प्रोविजन मिल जाएगा। फिर एक्सरसाइज इस साल कुछ भी नहीं हुआ है, होता तो अपन देखते, नहीं हुआ है। इन्होंने बोला 10% एम्प्लॉय छोड़ गए 31 दिसंबर 2007, यहाँ पे 6 एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। तो ये जो 6 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया, इन्होंने कितना लिया होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उस दिन की मार्केट प्राइस और जो आपकी एक्सरसाइज प्राइस है उसका डिफरेंस। पर फेयर वैल्यू उससे अलग हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक साल बाद हो सकता है और पोटेंशियल इंक्रीज हो, तो लोग इस पर्टिकुलर राइट के लिए फेयर वैल्यूएशन और भी ज़्यादा पे करते हैं। तो फेयर वैल्यू यहाँ पे 13 निकल के आई है। और अगर आप देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपये थी। तो आप क्या करना, जो 6 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया है उस पर 10 रुपये से आपको प्रोविजन बनाना है पहले, और बचे हुए 30 एम्प्लॉयज़ का प्रोविजन 13 रुपये से बनेगा, ये टोटल हो जाएगा। और फिर जो 6 रुपये वाला प्रोविजन है वो ऑफ हो जाएगा, बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट डेट पर इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम होती है। तो आप देखो आखिरी डेट पे 12 रुपये ही फेयर वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी 12 रुपये है। तो सारे ऑप्शन जो बचे हुए हैं वो 12 पे, अनलेस कोई लैप्स हो गया जो नॉर्मली होता नहीं है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में, उसमें आप बुक कर दोगे। यहाँ पे लाइबिलिटी बुक करना है, जो प्रोविजन लाइबिलिटीज़ में दिखाई जाएगी। इस सब्स के केस में हम उसे रिजर्व्स में दिखाते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की लाइबिलिटी दिखा देंगे। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन इन AS 101 सिग्मा लिमिटेड 30,000 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, और कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स पे। इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट डिवेंचर का विदाउट कन्वर्जन राइट दिया हुआ है, इसको बोला है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का तो इसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जैसी अकाउंटिंग होती है वो हो जाएगी। चलिए, तो ये आपका एक और डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। दिस इज योर RTP फॉर May 2020 क्वेश्चंस वेरी क्विकली covered up. The RTP is available at the institute's website as well. Thank you.